ব্রজের ফুলি ফুলি আমরা মাখবো ব্রজের পদধূলি যাবো ব্রজের ফুলি ফুলি আমরা মাখবো ব্রজের পদধূলি। नमस्कार। ये जो संगीत आप सुन रहे थे ये पश्चिम बंगाल की पहचान है। पश्चिम बंगाल में आदिवासी इलाकों में इस संगीत को, इस गीत को बचा कर रखा गया है, सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उन्होंने इस संगीत का आनंद लिया। वैसे कहते हैं कि संगीत का सियासत से कोई सीधा रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन सियासत अपनी सुविधा के लिहाज से संगीत को रास्ता बनाती है और बनाती रही है। ये कोई पहली बार नहीं है। और इसी संगीत के जरिए बोलपुर की इस अंचल में जब अमित शाह पहुँचे हैं तो जाहिर तौर पर वो सियासत के साथ, अपनी पश्चिम बंगाल के अभियान के साथ कुछ रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई रास्ता बनाना चाहते हैं। और वो रिश्ता क्या है, वो रास्ता क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी हो जाए। इसके अलावा मैं बार बार अनुरोध आपसे करता हूं कि आप हमारे वीडियोस पर अपने सुझाव जरूर दें कमेंट बॉक्स में जाकर। कोई बात जो मैं कहता हूं उससे अगर आपका कोई ऐतराज़ है उस ऐतराज़ को भी जाहिर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अमित शाह ने अपने 2 दिन के पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी का जो पश्चिम बंगाल मिशन है, उसका रोड मैप क्लियर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, उसके क्या हथियार होंगे, क्या औजार होंगे, ममता बनर्जी को वो किस तरह घेरना चाहते हैं, ये एक तरीके से उन्होंने 2 दिनों के दौरे से बिल्कुल साफ कर दिया है। और इस वीडियो में मैं उसके पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो कहाँ पे है, कितनी मजबूत है, क्या कमियां हैं, क्या उसकी ताकत है और कैसे ममता बनर्जी को घेरने का बीजेपी का प्लान है, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने विकास का सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से जो बातचीत की, अपने 2 दिनों के दौरे के आखिर में जब मीडिया से उन्होंने बात की तो पश्चिम बंगाल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पिछले 50 सालों में तरक्की नहीं हुई है, विकास का काम नहीं हुआ है। चाहे माकपा की सरकार रही हो, चाहे वाम दलों की सरकार रही हो या फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले 10 साल से रही हो, विकास का ग्राफ वहां पर गिरा है। और भारतीय जनता पार्टी आकर उस विकास के ग्राफ को ठीक करना चाहती है। ये उन्होंने पूरी तरह से आज साफ कर दिया। यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो आंकड़े पेश किए उसके हिसाब से उन्होंने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में वह पश्चिम बंगाल के विकास का एजेंडा लेकर जाएंगे। अमित शाह ने ये कहा कि वहाँ पे ममता बनर्जी के शासन में, पिछले 10 सालों के शासन में न शिक्षा का विकास हुआ, न स्वास्थ्य का विकास हुआ, न वहाँ पे रोजगार लोगों को मिला है और हर मामले में आर्थिक रूप से प्रदेश पिछड़ रहा है, पीछे जा रहा है। आज जब अमित शाह ने ये बातें मीडिया में कही उसके बाद से ही जो बड़े चैनल हैं उस पर आप देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के पिछड़ेपन को लेकर स्टोरीज चलने लगी। जाहिर तौर पे मीडिया के जरिए भी पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। ममता बनर्जी के शासन, प्रशासन, सुशासन सबको 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ममता बनर्जी और उनकी टीम चुनावों के दौरान उनको बाहरी बताने की कोशिश करेगी। उसका जवाब भी अमित शाह और उनकी टीम ने तैयार कर लिया है। जिस तरीके से अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, उनकी पूरी टीम स्थानीय स्तर पर लोगों को, स्थानीय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रही है और बोलपुर की उनकी यात्रा और बाउल संगीत प्रेमी के यहाँ उनकी यात्रा और ये संगीत कार्यक्रम में उनका हिस्सा लेना कई मायने में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे, झारखंड की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में जहां आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों का समर्थन उनके लिए बेहद जरूरी होगा। और इसीलिए वो संगीत के जरिए
वहाँ पे आदिवासियों को दिलों में घुसना चाहते हैं, आदिवासियों के दिलों में अपने लिए जगह बना रहे हैं। तो ये जो शुरू में मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको सुनवाया था बाउल संगीत, उसका सियासी अर्थ यहीं पे आकर मिलता है और शायद अमित शाह और उनकी टीम इसी संगीत के जरिए जनजातीय समूह का समर्थन अपने लिए तैयार कर रही है और तैयार कर चुकी है। इन इलाकों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चुनावों के समय में इस वहाँ जो लोकल कनेक्ट बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कई और अपने पत्ते खोलने वाली है और निश्चित रूप से इन्हीं रास्तों से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में खुद को एस्टैब्लिश करेगी। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो आरएसएस के उनका बैकग्राउंड है और किस तरीके से उनका जमीन पर उनका काम है। हालांकि वो दूसरे प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वो उन्होंने सुदर्शन के साथ काम किया है, सुदर्शन के साथ उन्होंने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है और उनको संरक्षण भी प्राप्त है और ज़मीन पर लोगों के बीच, समाज के बीच काम करने का उनका अनुभव है। तो एक तरफ केंद्रीय टीम और उसके अलावा दिलीप घोष की जो अपनी ताकत है ज़मीन पर, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सभी सवालों पर उनका जोरदार जवाब उनके पास है और इसीलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक संगठन के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी का एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया। जून के महीने में जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, उस वक्त वहाँ पे एक नई टीम बनाई। दिलीप घोष की अगुवाई में पूरी टीम को रिस्ट्रक्चर किया गया और रिस्ट्रक्चर करने के बाद टीम वहाँ पर ज़मीन स्तर पे यानी बूथ स्तर पे काम कर रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी तरह से वो समझौता नहीं करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, दूसरी तरफ अपने विरोधी दलों के बीच में सेंध लगाना शुरू किया है। अब इस बार जब अमित शाह दौरे पर थे तो उन्होंने ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त साथी अधिकारी ब्रदर्स को अपने साथ ले लिया। इसके अलावा कई और मजबूत और कद्दावर नेता दूसरे दलों से भी लिए गए हैं और ये अभियान भारतीय जनता पार्टी का आगे आने वाले समय में भी जारी रहने वाला है। एक और ख़ास बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो आज सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, उसके पीछे उसकी आर्थिक ताकत भी है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में की सत्ता में है और केंद्र की सत्ता में होने के नाते उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। चुनाव पर कितना खर्च होता है इसका आमतौर पर हिसाब किताब चुनाव आयोग तब रखता है जब चुनाव का ऐलान हो जाता है, यानी चुनाव के ऐलान के बाद जो पार्टियां खर्च करती हैं, जो नेता खर्च करते हैं, उस पर लगाम रहती है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने तक उसके पास इतने संसाधन हैं, इतने धन हैं कि उसका इस्तेमाल वो मजबूती से करेगी और निश्चित रूप से चुनाव आते आते वो इतनी ताकत और धन बल के बूते प्रदेश के चप्पे चप्पे में अपनी ताकत बढ़ा चुकी होगी और ये नीति साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, दूसरे विरोधी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी शामिल करा रही है, ये सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा है। बिना धन के कहीं कुछ संभव नहीं है, ये सब हम जानते हैं। जो राजनीति कवर करते हैं, जो राजनीति करते हैं वो भी समझते हैं और जो राजनीतिक रिपोर्टिंग करते हैं उनको भी सब मालूम होता है कि ये सब हिसाब किताब कैसे होता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना खजाना खोल दिया है और किस तरीके से उसका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस या कोई भी पार्टी कैसे कर पाएगी, इसका अभी इस वक्त इसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने आज जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रदेश में हिंसा अपने चरम पे है और ये किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उनसे सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन, क्या आप समझते हैं कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति है? ऐसी बात आ रही है, बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पे सरकार इस तरह से हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तो उन्होंने इस सवाल को बड़े पॉलिटिकली तरीके से टाल दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हिंसा चरम पे है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम इसका जवाब लोकतंत्र से देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हिंसा का जवाब लोकतंत्र से देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में लेकर आगे चल रही है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी लड़ाई तेज कर दी है और वो लगातार ममता बनर्जी पर इस तरह से हमलावर रुख अख्तियार करेंगे, ज़मीन पर अपनी ताकत बढ़ाएंगे, उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ेंगे
और ये लड़ाई आगे क्या रूप लेती है, इस पर अपडेट मैं आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा कि ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प बचे हैं और सीमित विकल्प बचे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो चारों तरफ से ममता दीदी को घेर लिया है। ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल में 10 साल से शासन कर रही हैं, उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी रुझान है लोगों में, और इस रुझान को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया है, अपनी रणनीति को जमीन पर लागू करना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने अपने पहले दौरे में साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर वो उपाय करने जा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके और वहां पे उसकी सरकार बन सके। पहले से जन समर्थन तो बढ़ा हुआ है ही पार्टी का, पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ा है, वहां पे आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी, आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जमीन पर अपनी ताकत बढ़ा चुकी है और उसके बाद अब रणनीतिक तौर पे इस लड़ाई को इतनी मजबूती से आगे लड़ने जा रही है जिससे कि ममता बनर्जी को इसका मुकाबला करना बहुत ही आसान नहीं रह जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी के पास अभी भी विकल्प हैं, क्या वो विकल्प ममता बनर्जी को मिल पाएंगे, क्या उन विकल्पों की ओर ममता बनर्जी बढ़ेंगी, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।